सर्वे खसरा से मौजा से ऊपर तक चलेगा। इस सर्वे के बाद इस सर्वे में जो खसरा में नाम आ जाएगा मालिक का, खेत मालिक का, वही मालिक माना जाएगा। बिहार में लोगों ने इतना पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, वो भ्रष्टाचारी नेता भी हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी भी हैं, भ्रष्टाचारी व्यापारी भी हैं, भ्रष्टाचारी लोग भी हैं। उन्होंने बेनामी संपत्ति को ऐसे ऐसे जमीन में बांट रखा है। तो इस तरह बेनामी संपत्ति का मामला निपट जाएगा, भ्रष्टाचारी लोगों का नियंत्रण हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल में कोई भी अपने मालिकाना हक को असली मालिक का पता चल जाएगा। और जिंदा की हिंट क्या सरपंच क्या बैठकर उसे सच बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके झूठ को पकड़ने के लिए गांव में बैठे हुए 20 लोग तुरंत आवाज उठाकर ऐसा नहीं बिटवा, ना ही बोलत है। ये सर्वे जो होगा वो खसरा से शुरू होगा। सबसे छोटी इकाई है खसरा। खसरे से गांव बनता है। जो गांव है, गांव में जो जमीन होती है, गांव में वो खसरा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बिहार के 45,000 गांवों में लगातार जमीन सर्वे का काम चल रहा है। साफ तौर पर आम जनता के अंदर कहीं डर है, साफ तौर पर सोच रही है जनता कि कहीं उनके हाथों से जमीन तो चला नहीं जाएगा। उन लोगों के पास साफ तौर पर कागज नहीं पता कि कौन से जमा करने हैं, कौन सा रखना है या कौन सा नहीं रखना। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले जो बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लोग बहुत घबराए हुए हैं, जनता परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पेपर सही लगाना है, कौन सा गलत लगाना है। जी नहीं, जनता को परेशानी तो मैं दूर कर दूंगा, करना उन्हें है, करना उन्हें पड़ेगा। अब बैठे से काम नहीं चलेगा। ये सर्वे 1898 में हुआ था, जो सर्वे 1920 तक वैलिड रहा, चला। मतलब अंग्रेजों के ने बनाया, अंग्रेजों ने उसे सर्वे किया, अंग्रेजों ने ही चलाया और अंग्रेजों तक ही चला। बाद में देश में आज़ादी का आंदोलन तेज हो गया, आज़ाद देश हो गया और उसके बाद अभी तक बिहार में ज़मीन के बारे में कभी कोई नहीं हुआ सर्वे। अब सर्वे हो रहा है। सर्वे खसरा से मौजा से ऊपर तक चलेगा। इस सर्वे के बाद इस सर्वे में जो खसरा में नाम आ जाएगा मालिक का, खेत मालिक का, वही मालिक माना जाएगा। इससे कई चीजें आगे के लिए क्लियर हो जाएंगी। कुछ डिस्क्रिप्सीज आएंगी इसमें, लेकिन आगे के लिए क्या क्या क्लियर हो जाएगा इसमें कि आगे अब हत्याओं का सिलसिला रुकेगा। और यही मैं समझता हूं माननीय नीतीश कुमार जी, जो कि मुख्यमंत्री बिहार के, उन्हें लगा होगा। और जो मुकदमे हैं जर, जोरू और जमीन, 3 पर आधारित होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जो मुकदमे आते हैं जर, जोरू और जमीन, उसके पीछे क्या कारण है? जर धन दौलत से जुड़ा मामला, जोरू महिला से जुड़ा हुआ मामला, चाहे कोलकाता हो, चाहे निर्भया हो, चाहे हाथरस हो, चाहे गायत्री मिशन संस्थान परिवार हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे खिलाड़ी हो, कोई उससे जुड़ा, महिला से जुड़ा। पैसा, महिला और जमीन। तो जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। इस विवाद के वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट, सभी जगह ये मामले बहुत तेजी से चल रहे हैं, जिसकी वजह से देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय एक बार रो पड़े थे वो कि इतने अधिक केस हैं, मैं कहां संभालूं, क्या करूं, जब वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के बने थे। तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि जमीनी विवाद, इसे रोका जाए। दूसरा, इसका लाभ क्या होने वाला है? बिहार में लोगों ने इतना पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, वो भ्रष्टाचारी नेता भी हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी भी हैं, भ्रष्टाचारी व्यापारी भी हैं, भ्रष्टाचारी लोग भी हैं। उन्होंने बेनामी संपत्ति को ऐसे ऐसे जमीन में बांट रखा है। चपरासी के नाम, चौकीदार के नाम, जो चाय बनाती, घर में पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, सफाई कर्मचारी, उनके नाम इतनी जमीनें कर रखी जिसे बेनामी संपत्ति कहते हैं। पैसा किसी का, नाम किसी का, चेहरा किसी का, धन किसी का, बैग किसी की, से बेनामी संपत्ति में अब वही लोग मालिक हो जाएंगे। और जैसे विमुद्राकरण के समय जब नोटबंदी हुई थी, तब भी लोगों ने पैसे दूसरों के खाते में जमा कराए और बाद में मोदी जी ने कह दिया जिसके खाते में जो पैसे जमा हो गए वो उसके, अब किसी को लेने देने की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने उस समय किया। तो इस तरह बेनामी संपत्ति का मामला निपट जाएगा, भ्रष्टाचारी लोगों का नियंत्रण हो जाएगा,
डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल में कोई भी अपने मालिकाना हक को, असली मालिक का पता चल जाएगा और जिंदा की ही एंट्री होगी। अभी तक क्या था, परदादा दादा परदादा जमाने के हैं नहीं दुनिया में, उन्हीं के नाम चल रही है, उन्हीं को कोई पोता बन रहा है, कोई देवता बन रहा है, कोई कब्जा लेने आ रहा है, कोई धन बल, कोई जन बल, कोई बाहुबल, कोई नेतागिरी। हमारा एसपी आ गया, हमारा थानेदार आ गया, हमारा विधायक आ गया, हमारा प्रमुख बन गया, हमारा मुखिया बन गया और उसने जमीन पर कब्जा कर लिया। ये चीजें खत्म होंगी, असली मालिक सामने आएगा, जो जिंदा होगा उसकी एंट्री होगी और सर्वे चोरी छिपे नहीं होगा, खुलेआम होगा। गांव की पंचायत में नोटिस चिपकेगा, उस नोटिस के बाद डेट आधारित होगी, वहां पर अमीन सबका सर्वे करेगा, जाके मेड देखेगा, अपने जो कपड़े का नक्शा होता है उसमें देखेगा, मिलाएगा, एंट्री होगी। और प्रत्येक विवाद में, क्योंकि गांव की पंचायत ऐसी सबसे छोटी और इस देश की महात्मा गांधी जी के अनुसार सबसे बड़ी इकाई है जिसकी वजह से सच्चाई होती है। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट में आते आते व्यक्ति झूठा हो जाता है, वकील उसे अपने मुकदमे के हिसाब से राय बता देता है। वो तत्तू जैसे तोता होता है, वो रट्टू तोता की तरह बोलने लगता है, लेकिन गांव में नहीं बोल पाता है। गांव की पंचायत में मुखिया के यहाँ, सरपंच के यहाँ बैठकर उसे सच बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके झूठ को पकड़ने के लिए गांव में बैठे हुए 20 लोग तुरंत आवाज उठा के, ऐसा नाही बिटवा, झूठ ना ही बोलत है, ये बात कौनो सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा कैसे बोलत है, हम तुम्हार दादा को जानत हैं, हम तुम्हार बाबा को जानत हैं, हम तुम्हार बापू को जानत हैं, तुम कैसे बोलत हो। सच्चाई वहां आ जाती है, एक चीज, इसलिए वहां सब कुछ सच होगा। और ये सर्वे जो होगा वो खसरा से शुरू होगा, सबसे छोटी इकाई है खसरा। खसरे से गांव बनता है, जो गांव है, गांव में जो जमीन होती है गांव में, वो खसरा होता है। खसरे के बाद मौजा बनता है, जो मौजा बनता है वो आता है। बिहार में 50,000 के करीब मौजा हैं, मौजा जो है वो 50,000 के करीब हैं, और मौजा मिलकर अंचल बनाते हैं, जो कि लगभग 534 अंचल हैं बिहार में। 534 अंचल बिहार बनाओ, और जब अंचल इकट्ठे कुछ होते हैं तो 100 से अधिक, 101 के करीब अनुमंडल हैं। उन अनुमंडल और अनुमंडल बनाते हैं जिले को, जिला बनाता है मंडल को, मंडल बनाता है राज्य को, तब बनता है बिहार राज्य, इतने जिलों का राज्य। तो ये तो जनगणना है। अब इसमें देखनी है कि आवेदक को कौन कौन से कागज, आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि आवेदक को कौन कौन से कागज लगाने हैं। क्योंकि सरकार तो हवाई सर्वे कर लेगी, गूगल सर्वे कर लेगी, लेकिन इसके बाद इस सर्वे में अगर आप चूक गए तो आपके लिए आगे बहुत परेशानी होगी। मेरा काम है बताना, आप चैनल प्रबुद्ध जीवी हैं, आपका काम है दिखाना, लोगों का काम है देखना। एक बार देखो, 2 बार देखो, बार-बार देखें आपका, और एक दूसरे को शेयर भी करें। इसीलिए हमने ये खबर अपने सोशल पेज, जो सोशल मीडिया का पेज है डॉक्टर AP सिंगलार, उस पर भी डाला, सोशल मीडिया का पेज है इंस्टाग्राम, उस पर भी डाला, जिससे कोई अंधेरे में ना रहे, कोई अंधेरे में ना रहे। सवाल और ऐड कर देता हूं, आपने साफ तौर पे कहा कि जो गांव के लोग हैं उनके लिए तो आपने बता दिया कि पंचायत में जो है हर पंचायत के अंदर जो बीडीओ है, जो अमीन है, वो जाएंगे और लोगों को समझाएंगे। लेकिन जो अपने घर से बाहर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, गुवाहाटी और गोवा जैसे शहरों में रहते हैं, उन लोगों का क्या होगा? क्या वो घर नहीं जाएंगे? उसके बावजूद उनकी जमीन कहीं सरकार तो नहीं ले लेगी? नहीं, केवल गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर नहीं, हमारे देश के बिहार के लोग, बिहार प्रदेश ऐसा है जो अपनी ईमानदारी, अपना त्याग, अपनी कर्मठता, अपनी मेहनत के बल पर पूरी दुनिया के हर देश में छाए हुए, साउथ अफ्रीका की नहीं कहता मैं, और देशों के सभी में छाए हुए हैं। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे जिद्दा हो, ईरान हो, इराक हो, दुबई हो, कुवैत हो, लंदन हो, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, यूक्रेन हो, वहां हमारे बिहार के सभी लोग स्थापित हैं। विदेशों में रहे, उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये सर्वे 20 अगस्त से शुरू हो गया है। जो रक्षाबंधन था उसके बाद 20 अगस्त के बाद से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए उन्हें आना भी पड़ेगा। ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं, अपने रिश्तेदार का सहारा ले सकते हैं, अपने जानकार का सहारा ले सकते हैं, वो उनकी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं। बेहतर है वो आ जाएं, अपने सामने करें। इसमें फार्म 2 और 3 फार्म भरे जाएंगे, क्योंकि ये कार्रवाई सही खेत अपने आप देखने पड़ेंगे। गांव पंचायत स्तर पर रेवेन्यू के कैंप लगेंगे। फार्म 2 में क्या क्या भरना है वो मैं आपको बताता हूं। फार्म 2 में आपको गांव का नाम भरना है, रैयत भरना, रैयत उनका
पीछे का विरासत, जो पीछे की वसीयत, विरासत, डीड, कंप्रोमाइज डीड, एग्रीमेंट, सेल डीड और वसीयत और गिफ्ट डीड जो भी है वो उसके पीछे के लिखने, जितने मृतक हैं उनकी आपको लिस्ट देनी पड़ेगी, इसे रैयत कहते हैं। जमीन का आपको ब्यौरा देने पड़ेगा, रकबा क्या, कितने कट्ठा, कितने बीघा, कितने यार्ड, क्या है मीटर, सब कुछ आपको देना पड़ेगा, उसमें रकबा देना पड़ेगा, जमीन का ब्यौरा देना पड़ेगा। खलिहान है, खेत है, मंदिर के पास की है, नहर की है या चारागाह है, स्कूल है, मैदान है, बंजर है, तालाब है, रेतीली है, मटमैली है, क्या है, किस तरह की, डुबाऊ है, जैसे बाढ़ आ जाती, गंगा के किनारे की जमीन उसे बाढ़ वाली कहते हैं, जिसमें पानी भर जाता है, तो वो आपको जमीन का किस्म देना है, जमीन का ब्यौरा देना है, रकबा देना है, रैयत देनी है, गांव देना है। और जो ज़मीन पूर्वज की है या दान में मिली है, वसीयत में मिली है, गिफ्ट में मिली है, विरासत में मिली है, मायके वालों ने अपनी बेटी को दे दी है, मुंह बोली दे दी है, मुंह से कह दिया, लिखा नहीं कागजों में, तो ये सब आपको लीगल उसमें डालना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और जब आप ये सब करने जाएं तो आपको एक और आगाह करता हूं, ये देश बहुत बड़ा है, इस देश में सब तरह के लोग हैं, भ्रष्टाचार वाले भी हैं, वो भी हैं, तो इसीलिए फार्म 2 की बातें बताई। अब मैं फार्म 3 की बातें बताता हूं। फार्म 2 और 3 सबके फोटो स्टेट जरूर अपने पास रख लें। फोटो स्टेट अपने पास रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या जमा किया, क्या क्या लगाया। ये दिमाग है ना, पैसे के चक्कर में भूल जाता है, जमीन को समझता है वो तो जमीन हमारे बाप दे दे कि उठ के थोड़ी चली जाएगी, जमीन कहीं उड़ के थोड़ी चली जाएगी, जमीन कहीं भाग थोड़ी जाएगी। साहब अब की जमीन भाग भी जाएगी, अगर सरकार के पास पहुंच गई आप वापस नहीं ले पाएंगे, अगर किसी ने अपने नाम चढ़वा ली आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैं फार्म 3 का जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, जिसमें वंशावली की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने पीछे के सारे मृतकों की लिस्ट देनी पड़ेगी, वंशावली की जरूरत देनी है, फॉर्मेट पूरा भरना है, घोषणा हो चुकी है, वंशावली और किस्त बार देनी है। जो इस खेत पर जमीन आमीन जाएगा और वेरिफिकेशन करेगा और आप जमीन दिखाएंगे, प्रत्येक पंचायत में पर्ची लगेगी, चिपका दी जाएगी। आपत्ति यदि आपको करनी है तो आपको 90 दिन का समय मिलेगा, टाइम लिमिट है उसके अंदर। एक बार कच्ची लिस्ट जारी होगी, उसके बाद फिर पक्की लिस्ट जारी। कच्ची लिस्ट को भी आप चेक कर लेना, उसमें भी आपका नाम होना चाहिए, और पक्की लिस्ट को भी आपको चेक कर लेना पड़ेगा, जिससे कि उसमें भी जमा होना चाहिए। मूल जमाबंदी के चेक कर लेना। अब आपके पास आता है फार्म 2 और 3 में मूल जमाबंदी के साथ फार्म लगाएं क्या क्या। मैं ऐसा आपको ज्ञान दिए दे रहा हूं, बिहार के लोग हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। किसी एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूं, दिल खोल के आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है मूल जमाबंदी फार्म के साथ क्या क्या जमा होना है, कागज क्या क्या लगे, जिसे अनुलग्नक कहते हैं, एनेक्सर कहते हैं, इनक्लोजर कहते हैं, संलग्नक कहते हैं इन भाषाओं में। क्योंकि बिहार के लोग बड़े सीधे साधे, मेहनती हैं लेकिन हैं सीधे साधे, इसलिए उनका पैसा कहीं ना बर्बाद हो, लुटे ना पिटे ना कहीं भी। और इसीलिए मैंने ये बात बता रहा हूं, इनेक्सर क्या क्या लगाएं। मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि, जो पीढ़ी दर पीढ़ी के मरने डेथ सर्टिफिकेट, वो लगाएं। अब डेथ सर्टिफिकेट में बात आती है, क्या डेथ सर्टिफिकेट दिल्ली का चल जाएगा? सवाल आता है, क्या चेन्नई का चल जाएगा? हाँ जी, क्योंकि परिवार, ये देश पूरा फेडरल है हमारा, गुवाहाटी चौपाटी कन्याकुमारी कश्मीर तक। अगर बिहार का पिता, कोई बच्चा दिल्ली में रहता है, उसका पिता वहां बीमार होता है, तो वो दिल्ली लाएगा, एम्स में सफदरजंग में इलाज कराएगा। इलाज के दौरान डॉक्टर भगवान हैं, लेकिन पूरे डॉक्टर भगवान तो नहीं है, जीवन और मृत्यु तो कोई ऊपर वाला है। मृत्यु हो जाती तो वो डेथ सर्टिफिकेट एम्स का भी चलेगा, दिल्ली का भी चलेगा, दिल्ली के शमशान घाट की भी पर्ची चलेगी, दिल्ली के एमसीडी का भी डेथ सर्टिफिकेट चलेगा, उसे लगाना होगा। चेन्नई का भी चलेगा, अगर इंडिया से बाहर है तो वहां मृत्यु तो कहीं हो सकती है, वहां का भी चलेगा। तो मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि प्रमाण पत्र आपको लगाना। एक चीज, जमाबंदी संख्या की विवरणी, जो मालगुजारी, जो रसीद आप देते हैं, जो पैसे जमा करते हैं, जो 2 और 4 रुपए जमा करते हैं, जो खतौनी आपके पास है, जो किताब आपके पास है, उसको निकालो, घर में दादी से लो, मामी से लो, नानी से लो, उनसे लो, और उसके बाद आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके करें, और उसको निकाल के फोटो कॉपी उसकी मालगुजारी रसीद की दें। आपको ये देना पड़ेगा, और जब आप देंगे तो उसके बाद आपका ये
काम हो जाएगा। खतियान की नकल आपको देनी है, खतियान जो नकल होती है खतियान की वो देनी। अब दावा जिस जमीन का दावा कर रहे हैं उस भूमि से संबंधित दस्तावेज देना है, उनके दस्तावेज भी देना है, वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर अब देखिए जमीन तो जमीन है, दादा लाई परदादा लाई, गिफ्ट, विरासत, वसीयत, निजारत, नसीहत। एक सवाल है यहाँ पर, साफ तौर पर अगर किसी का भी इसमें से एक पेपर मिसिंग हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके जमीन पे क्या कोई और कब्जा नहीं, आप बिल्कुल गुमराह मत होइए। उसकी जमीन का रिकॉर्ड उसके पास से खत्म हो गया, लेकिन लेखपाल के पास, अमीन के पास, नायब तहसीलदार के पास, कानून गो के पास, हमारा संविधान इतना मजबूत है, हमारा सिस्टम इतना मजबूत है, हमारा ये सारा सिस्टम इतना मजबूत है कि हम निश्चित तौर पर साबित चीज कहीं ना कहीं उसकी मिलेगी। तो इसीलिए खतियान की नकल अगर उसके पास नहीं है तो वहां से ले ले। दावा जिस पर कर रहा है उससे संबंधित कागज लगाए। अब मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोगों के सवाल होंगे कि मेरा तो केस चल रहा है, मेरा तो कोर्ट में केस चल रहा है, मेरा नायब तहसीलदार के चल रहा है, रेवेन्यू क्या चल रहा है, एसडीएम क्या चल रहा है, एडीएम क्या चल रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा, सिविल जज क्या चल रहा, एडीजे क्या चल रहा, और पटना हाई कोर्ट में, माननीय पटना हाई कोर्ट में चल रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा, मेरी तो एसएलपी हुई, मेरी तो रिव्यू हुई, मेरी तो कैरोटिव हुई, मेरे तो इतने केस चल रहे हैं। तो लास्ट वाला केस जिसके भी पक्ष में हुआ है, जिसके भी पक्ष में फैसला हुआ है, उसको लगाना है, वहां उसमें लगाना है और उसको देना है। तो अगर सक्षम न्यायालय का आदेश लगाना है, आवेदक का हित अर्जन यानी मृतक का वारिस कोई है, वारिस लीगल हेरस है, तो उसको बताना है, जिसे रिलिंक्विशमेंट डीड कहते हैं, वो लगानी है आपको, और आवेदक का आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड लगाना है। अब आपके पास सवाल आता है, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं छोड़ूंगा जो अगर आपके दर्शक आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे तो उनको हर सवाल का जवाब मिले। अब आवेदक कहेगा कि मेरा आधार कार्ड तो दिल्ली का है, मेरा आधार कार्ड तो बेंगलोर का है, मेरा आधार कार्ड तो चेन्नई का है, तो वहां का भी आधार कार्ड चलेगा। आधार कार्ड एक होता है, आधार कार्ड वहां का चलेगा। इलेक्शन कार्ड, अब जैसे हमारे बिहार के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, चंडीगढ़ रह रहे हैं, सभी जगह दुनिया में रह रहे हैं, तो इलेक्शन कार्ड यहाँ का है, क्योंकि यहाँ वो वोट देते हैं। और अगर वोट ना देते तो क्या महाबल मिश्रा और मनोज तिवारी जैसे सांसद तीसरी बार बन पाते? मनोज तिवारी जी हमारे तीसरी बार सांसद बने। किसकी दम पर बने? पूर्वांचल की दम पर बने, बिहार की दम पर बने, उत्तर प्रदेश के लोगों की दम पर बने, और बने और राज करें। हमारे दिल्ली में विधायक कितने हैं पूर्वांचल के, तो वो सब बने। तो इसलिए आवेदक का आधार कार्ड कहीं का हो, इलेक्शन कार्ड कहीं का हो, वो उसे लगाना है और वो जमा करना है, और वो उसको लगा के देगा, तो जिससे कि उसका भला होगा। और ये बहुत अच्छा अवसर आया है कि बिहार का नया जमाबंदी कानून इस पर है। कुछ लोग चाहते हैं इस पर रोक लगे, वो लोग वो हैं जो धनबल, जनबल, बाहुबल के आधार पर जमीन को कब्जा किए बैठे हैं। जिनके नाम से जमाबंदी होगी उसी को अब आगे बेचने का हक होगा। ये बिहार के 45,862 में सर्वे चालू हो गया है, और उसमें अनाधिकृत कब्जा भी हटेगा, लोगों का सफाया भी होगा, और जिनके पास जमीन है उनका तो है ही है, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं उन्हें भी जमीन अब मिलने वाली है। उनको भी पट्टे के आधार पर देगी सरकार। जैसे पहले हम लोगों की जमीन ले ली, जमींदारी रेगुलेशन में हमारी जमीनें ले ली, वो लोगों को पट्टे में दे दी जिनके पास नहीं है। तो ये सारे फार्म भरने हैं, सर्वे टीम को देना है, और उद्घोषणा हो चुकी है, और उसके बाद आप सारे कार्य कर लेंगे, और इसमें कोई त्रुटि नहीं रहना चाहिए। और उसका प्रकाशन जब पहले कच्चा होगा उसमें जरूर मिला लें, और फाइनल प्रकाशन जब हो जाएगा उसके बाद अगर आप कुछ बात कहते हैं तो आपको लंबी लड़ाई कोर्ट में, कचहरी में, तहसील में लड़ने के लिए आपको तैयार हो जाना पड़ेगा। फिर आपको ये मेरा देखा हुआ कोई फायदा नहीं आएगा। इसलिए अभी जाग जाओ, जगा रहा हूं, अभी भी सवेरा हुआ है, आप अपना काम कर लें। अच्छा सर, साफ तौर पर लोगों के अंदर यह भी डर है कि जमीन सर्वे के बहाने जो है उनसे कई अधिकारी पैसे भी लूट लेंगे, कई जगहों पे पैसे भी ले लिए जाएंगे, घुसखोरी होगी। तो सबसे पहला सवाल कि इसमें पैसा कितना खर्चा होगा, और दूसरा सवाल कि कोई अधिकारी अगर उनसे घूस मांगता है तो उनके खिलाफ वो कंप्लेंट कहां करें? बिल्कुल, आपने बहुत जायज सवाल बोला। जब कोई अच्छी शुरुआत होती है वहीं पे हमारे देश में भ्रष्टाचार आके यमराज की तरह खड़ा हो जाता है। इसके लिए हमने चिट्ठी लिखी है बिहार के माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को कि वो इसमें एक और काम करें, जो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है,
ठीक है, करप्शन की, एंटी करप्शन सेल, एंटी करप्शन का, उसका नंबर भी हर पंचायत में दे दें। और ये भी लिख दें, जो कोई आपसे इस काम के पैसे मांगता है, भ्रष्टाचार कैसा, उसकी रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो और उसको हमारे यहाँ भेजो, हम उस पर एक्शन करेंगे। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं रोका गया तो ये सर्वे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल कर रहा हूं, अगर भ्रष्टाचार इस जमाबंदी सर्वे में नहीं रुका तो ये सर्वे सही नहीं हो पाएगा। इसमें धन वाले गरीबों की, दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की, जो बिहार से निकलकर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बेंगलोर, चेन्नई, केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह में अटल टनल बनाते रहेंगे, लद्दाख में ऑनरेबल हाई कोर्ट को बनाते रहेंगे बिहार के मजदूर, उत्तराखंड में टनल के नीचे काम करते रहेंगे और उनके साथ में भ्रष्टाचार हो जाएगा, उनकी जमीन हड़प ली जाएगी और फिर होगा क्राइम शुरू, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी ऐसे जमीन नहीं दाने देगा। जब वो आएगा फिर वो लाठी उठाएगा, तलवार उठाएगा और फिर देखना उसका खूनी रंग कैसा होगा। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं कि बिहार की सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जितने ईमानदार हैं, उन्हें ईमानदार दिखना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। वो मोदी जी के इस समय साथ हैं, किसी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं है। इसलिए उन्हें अपने हिसाब से भ्रष्टाचार मुक्त सर्वे अगर ये हो गया तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह को सुना। जिस तरह से लगातार जमीन सर्वे की बात हो रही है उसे बीच लगातार जो है भ्रष्टाचार के ऊपर भी शिकंजा कैसे कसा जाए, आप लोगों को लूटा ना जाए और भ्रष्टाचारियों को बिहार से निकाला जाए, साफ तौर पर इन्होंने बताया। बहरहाल आपको भी सतर्क रहना है, सावधान रहना है और आपके गांव में सर्वे से पहले पूरे पेपर को एक साथ सबमिट करके रखना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय सागर।